हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस 30 नवंबर 2020। 26 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमने डिस्कस कर लिया है बच्चे। अब हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना है 30 नवंबर 2020। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ओके, और जो टोटल क्वेश्चन आपके आए थे वो थे 15, जिसमें से पार्ट बी में से आपके 8 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में से आपके 7 क्वेश्चन थे। अगर आपको 26 नवंबर वाला देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, पीडी टेक मैथ के नाम से चैनल है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी रियल एनालिसिस के नाम से, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो। या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से ही, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और इस पर आपको सभी वीडियोज़ मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स की भी मिलेंगी, लीनियर अलजेब्रा की भी मिलेंगी, रियल एनालिसिस की भी मिलेंगी, और हमने गेट की भी स्टार्ट कर रखी है, तो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। और अभी फ़िलहाल ही में जो HPSC PGT मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन डाल दिया है, वो भी आप जा करके चेक कर लेना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सपोज f इज क्लोज इंटरवल 0 1 इंटू 0 1 2 ओपन इंटरवल 0 1 इंटू 0 1 इज ए कंटिन्यूस नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो f आपके पास फंक्शन है ये कैसा है, कंटिन्यूस नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, फंक्शन आपका कैसा है, नॉन कांस्टेंट है, ओके, और कंटिन्यूस है। यहाँ से हमें इतना पता चल गया, जो एफ आपके पास फंक्शन है ये कैसा है, कंटिन्यूस प्लस नॉन कांस्टेंट। ओके, नॉन कांस्टेंट। अब स्टेटमेंट देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इमेज ऑफ एफ इज अनकाउंटेबल। ओके, सेकंड इज इमेज ऑफ एफ इज ए पाथ कनेक्टेड सेट। ओके, एंड थर्ड इज इमेज ऑफ एफ इज कम्पैक्ट सेट। ठीक है, एंड फोर्थ इज इमेज ऑफ एफ हैज़ नॉन एम्प्टी इंटीरियर। ओके, तो इसको कैसे करोगे आप। देखिए, सबसे पहले तो इमेज ऑफ एफ इज ए पाथ कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन देख लेंगे हम। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है और उसको हम पाथ कनेक्टेड सेट कब बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देखेंगे और एक थ्योरम देखेंगे, उसी के बेस पे हम करेंगे इसको, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे थ्योरम मैं बताऊँगी वो उसी की कंडीशंस से आप ये ऑप्शंस बता सकते हो कि क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है आपके पास। देखिए, ए मीट्रिक स्पेस X is path connected if for all x y in X there exists a continuous function. If there exists a continuous function, say gamma from 0 1 to x, okay, such that gamma of 0 is equal to x and gamma of y is equal to, gamma of 1 is equal to y. Okay, that is any 2 points can be connected by a continuous path. ओके, यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा, ए मीट्रिक स्पेस एक्स इज पाथ कनेक्टेड। कब बोलेंगे इसको पाथ कनेक्टेड, इफ़, यहाँ पे देख लीजिए दैट इज वाली, इफ़ एनी 2 पॉइंट्स कैन बी कनेक्टेड ए कंटिन्यूस पाथ। ओके, या फिर यहाँ से देख लीजिए कि इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन गामा 0 1 to x such that y gamma of 0 is equal to x and gamma of 1 is equal to y. ओके, एंड थ्योरम देखिए, थ्योरम आपके पास क्या है, थ्योरम है आपके पास, थ्योरम इज लेट f be a
continuous mapping f be a continuous mapping of a metric space X into a metric space Y, then first point is f of x is compact if x is compact. Okay, compact means closed plus bounded. Okay, second is f of x is connected if x is connected. Okay, and third is f of x is path connected if x is path connected. Okay, x is path connected. ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करोगे। आपके पास फंक्शन गिवन है, ठीक है, आपके पास क्या है, फंक्शन है। कैसे करोगे इसको, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इमेज ऑफ एफ इज अनकाउंटेबल। तो कैसे करोगे इसको, देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की ही बात करूं तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। देखिए x आपके पास क्या है यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 इंटू क्लोज इंटरवल 0 1 एंड y इज ओपन इंटरवल 0 1 इंटू ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, नाउ गिवन दैट f x to y is a known constant continuous function। ओके, तो अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है कि इमेज ऑफ एफ इज़ अनकाउंटेबल। हमें क्या बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है इसने कि इमेज ऑफ एफ इज़ अनकाउंटेबल। ओके, इमेज ऑफ एफ इज़ अनकाउंटेबल, तो कैसे करोगे इसको, देखो सिंस एक्स इज पाथ कनेक्टेड, सिंस एक्स आपके पास क्या है, पाथ कनेक्टेड, सिंस एक्स इज पाथ कनेक्टेड। और ये कहाँ से आया है आपके पास कि जो एक्स है वो पाथ कनेक्टेड है, ये कहाँ से आया है, सेकंड ऑप्शन से। ठीक है, या तो आप सेकंड ऑप्शन पहले कर लीजिए क्योंकि उसी का यूज़ हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, क्या करो आप सेकंड ऑप्शन पहले कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं सेकंड ऑप्शन करवा देती हूँ एक बार आपको। सेकंड ऑप्शन कर लेते हैं हम कि एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1 इंटू क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, इज ए पाथ कनेक्टेड। क्यों है ये पाथ कनेक्टेड, अगर मैं यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट लूँ, एनी 2 पॉइंट ऑफ एक्स, एनी 2 पॉइंट ऑफ एक्स कैन बी कनेक्टेड by a continuous path, lying in x। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज बाय थ्योरम से क्या आएगा,
एफ ऑफ एक्स इज पाथ कनेक्टेड, यही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट आपकी थी थ्योरम की क्या था कि इमेज ऑफ एफ इज पाथ कनेक्टेड, सॉरी ये थ्योरम यहाँ पे है कि एफ ऑफ एक्स इज पाथ कनेक्टेड इफ एक्स इज पाथ कनेक्टेड। तो एक्स आपके पास क्या है, पाथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स भी पाथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन तो आपका ट्रू हो गया, लेकिन हमें क्या बताना कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड देखिए, अगर मैं सेकंड का यूज करके थर्ड को करती हूँ तो यहाँ पे देखिए सिंस एक्स इज पाथ कनेक्टेड, ओके ये हमने देख लिया क्यों है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स भी क्या है, एफ ऑफ एक्स इज पाथ कनेक्टेड, ओके एफ ऑफ एक्स इज पाथ कनेक्टेड। ठीक है, नाउ लेट एक्स एंड वाई, let x and y any two distinct point, any two distinct point in f of x, in f of x, और f of x क्या है, पाथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, since f(x) is path connected, so f of x contains a continuous path gamma from x to y, okay, where x is not equal to y। ठीक है यहाँ तक। Now the case that the points on gamma is finite does not arise since gamma is a continuous path। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, the case that the points on gamma is finite does not arise since gamma is finite, gamma is a continuous path, okay। Now if the points on gamma is countable, if the points on gamma is countable, then gamma will be discontinuous. This implies the points on gamma is uncountable, okay, the points on gamma is uncountable, therefore f of x is uncountable. F of x is uncountable since the points on gamma is a subset of f of x, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या था, इमेज ऑफ एफ इज अनकाउंटेबल, तो ये तो सही है, हमें क्या बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन क्या है कि इमेज ऑफ एफ इज ए कॉम्पैक्ट सेट, इमेज ऑफ एफ इज ए कॉम्पैक्ट सेट। एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास ये है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड,
तो यहाँ से क्या आएगा, कॉम्पैक्ट। अगर आपके पास एक्स कॉम्पैक्ट है तो इसकी इमेज क्या होगी, वो भी कॉम्पैक्ट होगी बाय द थ्योरम। तो यहाँ से ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इमेज ऑफ एफ हैज़ नॉन एम्प्टी इंटीरियर। अब हम फोर्थ को देख लेते हैं। देखिए जब आप फोर्थ को यहाँ पे करोगे तो मैं यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लूँ, देखिए फोर्थ ऑप्शन के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल मैंने लिया कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई, एक फंक्शन मैंने इस टाइप से डिफाइन किया, x/4 प्लस 1/4 1/2 फॉर ऑल एक्स वाई इन एक्स। ओके, now f of x is set of all points in which x/4 plus 1/4 1/2 such that x y in x. Okay, note that f of x is the set of all points. Note that f of x is the set of all points lying on the straight line. F of x is the set of all points lying on the straight line joining क्या पॉइंट्स है, 1/4 1/2 to 1/2 to 1/2। ओके, इन y। ठीक है, नाउ लेट ए बी बी एनी पॉइंट, लेट ए बी be any point in f of x, then no circular neighborhood of AB, is contained in f of x। यानी कि ए बी के अराउंड हमें कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा कि जो कि इसके अंदर कंटेन करे। सर्कुलर नेबरहुड हमें नहीं मिलेगा ए बी का जो कि इस एफ एक्स के अंदर कंटेन करे। तो इसका मतलब क्या है, सिंस एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेट। ओके, देयरफॉर ए बी इज नॉट an interior point of fx। ठीक है, तो ऑप्शन क्या था अपना, इमेज ऑफ एफ हैज़ नॉन एम्प्टी इंटीरियर, लेकिन इसके पास तो इंटीरियर है ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट है और हमें यही बताना था कि कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स वाई वी एक्स वाई एंड फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, R2 to R2। ओके, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेट ए डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द ओरिजिन 0 0 with respect to the standard basis of R2। assume f of y minus x is vxy minus uxy for all xy in R2। which of the following statement are possibly true। ओके, यहाँ पे हमें क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं और मैट्रिक्स क्या होगी, ए डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द ओरिजिन। यानी कि हमें एफ का डेरिवेटिव करना है कहाँ पे, एट द ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए जैकोबियन मैट्रिक्स है एक टाइप से, कैसे बनाते हैं। एफ आपके पास है एफ ऑफ एक्स वाई की, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, u ऑफ एक्स वाई v ऑफ एक्स वाई फ्रॉम R2 to R2। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स जो होगी
डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x एंड हेयर डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, हमें डेरिवेटिव ही देखना है ना, क्योंकि ए मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। और ए मैट्रिक्स इसने क्या कहा है, यहाँ देखिए ए डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ, एफ का डेरिवेटिव हमें करना है, और एफ हमें यहाँ पे किस फॉर्म में गिवन है, यू और वी, है ना। तो एक बार हम यू का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार हम वी का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर हम यू का वाई के रिस्पेक्ट में एंड वी का भी वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो किस टाइप से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स वाई वी एक्स वाई। ओके, ये है, तो ये मैंने यहाँ पे कह दिया कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड एफ ऑफ वाई माइनस एक्स, एफ ऑफ वाई माइनस एक्स यहाँ पे है, ये देखिए वाई माइनस एक्स इस टाइप से डिफाइन है। तो यहाँ पे लिखिए इसको वी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ यू एक्स वाई। ओके, ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट हो गई। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इस फंक्शन को इस फॉर्म में क्रिएट करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एफ ऑफ वाई माइनस एक्स, तो ये क्या बनेगा यहाँ से यू वाई माइनस एक्स, एंड यहाँ पे क्या आएगा वी वाई माइनस एक्स। ओके, तो ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, एंड नाउ यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यहाँ से सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर कीजिए, यहाँ से क्या बनेगा u ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स वाई एंड u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वी ऑफ y माइनस एक्स। ठीक है, हमें कहाँ पे देखनी है, एट ओरिजन। एट ओरिजन यहाँ पे क्या होगा, देखिए u00 इज इक्वल टू v00 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ u00 इज इक्वल टू v00 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकालना है ना, डिफ्रेंशिएशन निकालिए u का x की रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x एट 00 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 u ऑफ 0 प्लस h 0 माइनस ऑफ u00 डिवाइडेड बाय h। ओके, एंड दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 u h 0 and divided by h, because u00 is equal to 0 and this is equal to UH0। ये किसके इक्वल है यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे देखिए यू वाई माइनस एक्स है वी एक्स वाई के इक्वल। ठीक है, और ये आपका तो यहाँ से आएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एंड v0h डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये हमने पीछे से उठाया है कि ये किसके इक्वल है। नाउ अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 v0 प्लस h माइनस v00 and divided by h, and this is equal to differentiation of v with respect to y is equal to 0 तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, this implies ux00 is equal to vy00। ठीक है, again differentiation of u with respect to y at 00 is equal to limit k tend to 0 u00 plus k minus of u00 divided by k। okay, and this implies limit k tend to 0, this is u0k divided by k and can be written as is equal to limit k tend to 0 is this is equal to minus of v k0 and divided by k, एंड माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, तो माइनस लिमिट k टेंड टू 0
v k0 is divided by k and can be written as minus of limit k tend to 0 v 0 plus k 0 minus of v 0 0 and divided by k is equal to, ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे, माइनस ऑफ वी एक्स 0 0 एंड दिस इम्प्लाइज u of y 0 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कीजिए। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एट 0 0 पे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था यू एक्स, ये क्या है, यू एक्स 0 0 यू वाई 0 0 एंड वी एक्स 0 0 वी वाई 0 0। ओके, तो यहाँ से देखिए कि आपके पास क्या है, यू एक्स 0 0, इसको यहाँ पे ऐसे ही रखिए, यू एक्स 0 0 एंड यू एक्स 0 0 किसके इक्वल है, वी वाई 0 0, यानी कि वी वाई 0 0 की जगह पे भी क्या आएगा, यू एक्स 0 0 बिकॉज बोथ आर इक्वल। ओके, एंड यू वाई 0 0 एंड दिस इज यू वाई 0 0 इज माइनस ऑफ वी एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ यू वाई 0 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ गया, ये दोनों तो क्या है, इक्वल है, और ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन में है बट इक्वल है। ठीक है, तो ऑप्शंस में चेक कीजिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं चेक करूँ तो ये तो इक्वल है। ठीक है, सेकंड में क्या है, जो थर्ड आपके पास है ये क्या, इक्वल ही नहीं है, ये तो ये तो वैसे ही करेक्ट हो गया। सेकंड में देखिए ये ठीक है, इक्वल है, यहाँ पे ये इक्वल है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है कि इधर देखिए अपोजिट साइन में होने चाहिए थे, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे ये क्या है, अपोजिट साइन में है, ये भी आपके पास क्या है, अपोजिट साइन में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों ही आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास आएगा ये 0 0 है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि अपोजिट साइन में, क्योंकि 0 नेगेटिव हो या पॉजिटिव कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, तो यहाँ से ये भी आपका करेक्ट होगा एंड ये भी आपका करेक्ट होगा और ये भी होगा। यहाँ पे पॉसिबली ट्रू पूछा है इसने कि कितना पॉसिबल है यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। एक टाइप से ये थर्ड में सी पार्ट में ये जाना चाहिए, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो है, और आई थिंक ये सी पार्ट का ये गलती से मेरे से ये पार्ट भी में डल गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n+1 n+2 अप टू n+n रेज टू द पावर 1/n डिवाइडेड बाय n। हमें यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करोगे, आपको पता होगा कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसकी लिमिट किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है इसकी लिमिट, सोचिए थोड़ा, किसके इक्वल होती है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n+1 n+2 एंड अप टू 2n रेज टू द पावर n रेज टू द पावर n। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+an की फाइंड आउट कर दे तो वो इसके इक्वल होगी, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है आपके पास क्या होता है कि लिमिट एंड, मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ही सोल्व कर लेंगे। इधर देखिए आपके पास क्या होता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an रेज टू द पावर 1/n किसके इक्वल होती है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1/an। अगर हम इस पार्ट को सोल्व कर लें तो इसी की लिमिट निकलेगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करोगे, अब n+1 निकालिए, ये आपके पास क्या है, an क्या है, n+1 n+2 अप टू 2n डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर n। ओके, एंड an प्लस जब आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, n+2 n+3 अप टू 2n+2 एंड डिवाइडेड बाय
n plus 1 raised to the power n plus 1. Okay, and if you apply limit, then limit n tend to infinity a n plus 1 by a n. तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, लिमिट n tend to infinity a n plus 1 is n plus 2 n plus 3 up to 2n plus 2. Okay, and divided by n plus 1 raised to the power n plus 1, and a n आपके पास है n plus 1 n plus 2 and up to 2n raised to the power n raised to the power n. तो यहाँ से देखिए n plus 2 से n plus 2 कैंसिल होगा, n plus 3 से n plus 3 होगा, ठीक है। जितनी भी आपके पास टर्म्स कैंसिल होगी उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे वो चीज़ लिख लीजिए। यहाँ से मैं इरेज कर देती हूँ इसको। देखिए आपके पास क्या बचेगा कैंसिल होने के बाद, यहाँ पे आपके पास रहेगा इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा आपके पास 2n plus 1 into 2n plus 2 and divided by n plus 1 into n raised to the power n and n plus 1 raised to the power n plus 1. Okay, and this is equal to limit n tend to infinity, और यहाँ पे n को कॉमन निकालिए इधर से और इधर से, तो n स्क्वायर आपके पास कॉमन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 plus 1 by n इंटू 2 plus 2 by n, एंड यहाँ पे आपके पास होगा n स्क्वायर 1 plus 1 by n स्क्वायर इंटू n रेज टू द पावर n, एंड n रेज टू द पावर n कॉमन लेंगे तो 1 plus 1 by n रेज टू द पावर n. ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, यहाँ पे आपके पास बच गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 plus 1 by n and 2 plus 2 by n and divided by 1 plus 1 by n whole square into 1 by 1 plus 1 by n raised to the power n. ओके, अब यहाँ से लिमिट फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगी लिमिट। अब यहाँ पे जो लिमिट आएगी आपकी क्या बनेगी, देखो इधर से आपके पास 4 बचेगा, ये 0 पे टेंड करेगा, ये भी 0 पे टेंड करेगा, ये 0 पे टेंड करेगा, है ना। तो इधर से आपके पास बच गया 4 और ये कहाँ पे जाएगा 1 बाई ई पे, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया 4 बाई ई, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट बिकॉज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 plus 1 बाई n रेज टू द पावर n, क्या होगा यहाँ पे e रेज टू द पावर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड 1 बाई n इंटू n, तो ये कहाँ पे जाएगा e पे, ठीक है। तो 1 बाई है तो यहाँ पे ये 1 बाई e पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सपोज दैट ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इम्प्लाइज दैट सी इज एम्प्टी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी जो है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। फर्स्ट आपके पास है ए एंड बी आर ओपन एंड सी इज कॉम्पैक्ट, सेकेंड इज ए एंड बी आर ओपन एंड सी इज क्लोज्ड, थर्ड इज ए एंड बी आर बोथ डेंस इन आर एंड फोर्थ इज ए इज ओपन एंड बी इज कॉम्पैक्ट। तो कैसे करोगे इसको, हमें यहाँ पे बताना है कि किस कंडीशन के लिए आपका जो सी है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। कैसे करोगे इसको, सोचिए थोड़ा कि सी आपके पास क्या है। देखिए सी आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, ओके। एंड अब देखिए अगर मैं ऑप्शन वाइज चलूँ तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा इसने कि ए एंड बी आर ओपन एंड सी इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। अगर ए बी ओपन है और सी कॉम्पैक्ट है तो क्या होगा उस केस में, देखिए फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं लेके चलूँ, इसने क्या कहा कि ए एंड बी आर ओपन,
ओके, एंड सी इज कॉम्पैक्ट। सी कॉम्पैक्ट इन आर मीन्स क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, है ना। देन अगर ए बी ओपन है आपके पास और सी कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब क्या है, देखिए ए बी ओपन है, सी आपके पास कॉम्पैक्ट है, ठीक है, और सी आपको क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कह दिया इसने, कॉम्पैक्ट। यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन्स क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, है ना। इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, यहाँ से देखिए कि ए और बी, ए एंड बी आर ओपन, है ना, एंड सी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है और ए बी आपके पास ओपन है, तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, आपके पास एक इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होती है और वो क्या बोलती है, एक इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या बोलती है इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, देखिए द intersection of a finite number of open set is open, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे यूज करोगे आप, यहाँ पे क्या कहा इसने कि जो ए और बी है वो क्या है, ओपन है, ठीक है। तो जो इनकी इंटरसेक्शन होगी वो भी क्या होगी, ओपन। इसका मतलब क्या है कि जो सी है वो क्या हो गया, ओपन। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ये क्लोज्ड है, यानी कि जो सी है वो ओपन भी हो गया और क्लोज्ड भी हो गया, है ना। यही हुआ ना कि जो सी है वो क्या हो गया, ओपन भी हो गया और ये क्लोज्ड भी हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया आपके पास, दिस इम्प्लाइज सी इज बाउंडेड, ये पहले से है, ठीक है, बाई कॉम्पैक्ट प्रॉपर्टी, एंड सी इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन हमने ये इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी से कर दिया, क्लोज्ड यहाँ से ये पहले से ही है, ओपन एंड क्लोज्ड इन आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज सी इज बाउंडेड, एंड अब यहाँ पे देखिए अगर सी ओपन भी है और क्लोज्ड भी है तो दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो सी आपके पास एम्प्टी होगा और सी आपके पास क्या हो सकता है, आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर आपके पास सी एम्प्टी हुआ, ठीक है, अगर आपके पास सी एम्प्टी हुआ तो वो तो देख लेंगे हम। देखो अगर आपके पास सी आर हो गया तो क्या होगा, आर तो आपके पास क्या है, अनबाउंडेड है, लेकिन इसने क्या कहा कि जो सी है वो क्या है, बाउंडेड है, तो हम आर तो ले नहीं सकते। देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ इफ सी इज इक्वल टू आर, दिस इम्प्लाइज सी इज अनबाउंडेड, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि सी तो आपके पास क्या है, बाउंडेड है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज सी आपके पास क्या होगा, एम्प्टी होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर ए बी ओपन है और सी कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि जो सी है वो क्या है, एम्प्टी है। हमें यही बताना है कि किस केस में सी एम्प्टी होगा। अब हम सेकंड ले लेते हैं। सेकंड क्या है, ए एंड बी आर ओपन एंड सी इज क्लोज्ड, ठीक है, ए एंड बी आर ओपन एंड सी इज क्लोज्ड। इसको कीजिए, सेकंड को करो। देखो क्या कहा इसने कि ए बी आर ओपन,
इफ़ ए बी आर ओपन, इसका मतलब क्या है कि इसकी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी से दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज ओपन, यही है। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज ओपन, ठीक है, यहाँ तक। एंड नाउ ए बी आर ओपन एंड सी इज़ क्लोज्ड, इसने ये कह रखा है यहाँ पे देखिए कि ए और बी है जो वो ओपन है एंड सी आपके पास क्या है, क्लोज्ड है। तो यहाँ से देखिए क्या कहा इसने कि ए बी आर ओपन एंड सी इज़ क्लोज्ड, है ना। लेकिन अपने पास क्या आ गया कि सी ओपन भी है, यानी कि सी ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, यही ना। देन दिस इम्प्लाइज C is both open and closed, open and closed in R, ओके। इसका मतलब क्या है कि अगर ओपन और क्लोज्ड दोनों हैं देन आइदर C is empty और C is R, ओके। एंड नाउ इफ C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, अगर ये एम्पिटी हुआ, यानी कि या तो ये एम्पिटी होगा या फिर A इंटरसेक्शन B आपके पास क्या होगा, R होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, इफ देखो इफ C इज एम्पिटी देन दिस इम्प्लाइज A एंड B आर डिसजॉइंट, यही है, तभी ये एम्पिटी आएगा। एंड नाउ इफ C इज इक्वल टू आर देन दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, किसके इक्वल होगा, R के इक्वल, यही ना, है ना, यही होगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है इसने, ये है आपके पास A एंड B आर टू नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ R, है ना। तो यहाँ से देखिए नाउ, तो यहाँ से क्या आएगा, C एम्पिटी आएगा या फिर नॉन एम्पिटी आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा C इज नॉन एम्पिटी, ओके। नाउ C आपके पास क्या आएगा, नॉन एम्पिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो क्या आ जाएगा, अगर एम्पिटी हुआ इसका मतलब क्या है, A और B दोनों क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट। क्या पता, हो सकता है वो दोनों सेम हो, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी इसने क्वेश्चन में कि ये दोनों डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि C आपके पास क्या होगा, नॉन एम्पिटी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, A एंड B आर बोथ डेंस इन R, इसको कैसे करोगे ऑप्शन थर्ड को। ऑप्शन थर्ड में क्या कहा कि A एंड B आर बोथ डेंस इन R, ओके। डेंस इन R मीन्स इट इज़ नोन दैट Q इज डेंस इन R, हमें पता है कि जो Q है वो डेंस होता है R में। इट इज़ नोन दैट Q इज dense in R, okay, and let A is equal to Q and B is equal to Q। तो हमने क्या किया कि A और B को हमने Q मान लिया, then C is equal to A intersection B, ये क्या आ गया आपके पास, Q which is non-empty and which is dense in R। तो यहाँ से क्या आ गया, C is non-empty, this implies थर्ड आपके पास इनकरेक्ट हो गया, ओके। तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ है A इज़ ओपन एंड B इज़ कॉम्पैक्ट, तो उस केस में C एम्पिटी होगा। यहाँ पे देखिए इधर ही कर लेते हैं हम फोर्थ को। क्या कहा इसने कि A इज़ ओपन एंड B इज़ कॉम्पैक्ट, B इज़ कॉम्पैक्ट मीन्स क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे मानूँ लेट A इज़ इक्वल टू
ओपन इंटरवल 0 to 1 इज ओपन सेट एंड बी मैंने क्या लेना है कॉम्पैक्ट यानी कि क्लोज्ड प्लस बाउंडेड से वी टेक क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये आपके पास क्या है ओपन है और ये आपके पास क्या है कॉम्पैक्ट है। ठीक है, तो हमने सही लिया है। अगर मैं यहाँ से अब सी निकाल लूँ ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आएगा यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 to 1 विच इज़ नॉन एम्प्टी। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इनफाइनाइट बाइनरी वर्ड्स ए is a string a1 a2 a3 where each a and in a set in which 0 1 fix a word as s1 s2 s3 where sn is equal to 1 if and only if n is prime। इसने क्या कहा कि जो एस एन है वो 1 के इक्वल होगा जब जब एन आपका क्या होगा प्राइम होगा। ठीक है, एंड लेट एस इज इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू सो ऑन देयर एग्जिस्ट m in n such that an is equal to sn for all n greater than equal to m। what is the cardinality of s? हमें कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे कार्डिनलिटी फाइंड आउट। सबसे पहले हमें एस का बिहेवियर चेक करना पड़ेगा कि एस के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, तभी हम कार्डिनलिटी की बात कर पाएंगे, है ना। तो कैसे पता करोगे आप, एस सेट यहाँ पे बनाइए पहले। ठीक है, देखिए हमें क्या गिवन है वो चीज़ें लिख लीजिए पहले अच्छे से। गिवन वर्ड क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या है देखिए, गिवन वर्ड जो है, गिवन वर्ड इज इक्वल टू s1 s2 s3 अप टू सो ऑन वेयर sn is equal to 1 if and only if and only if n is prime। okay, n is prime, therefore sn is equal to 0 if n is not prime। ओके, थस s क्या होगा, s इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए s1 आपके पास प्राइम नहीं है तो इधर 0 आएगा एंड ये इधर कॉमा नहीं है, सॉरी। ठीक है, एंड s2 आपके पास क्या है प्राइम है तो इधर 1 आएगा, s3 आपके पास प्राइम है तो 1 आएगा, 4 प्राइम नहीं है तो 0 एंड 1 0 1 0 0 0 1 अप टू सो। ठीक है, हम इसी के अकॉर्डिंग ऐसे बनाएंगे। नाउ कैपिटल S इज इक्वल टू फॉर ऑल a1 a2 a3 and such that there exists a m in set of natural number such that an is equal to sn for all n greater than equal to m। okay, and this is union of m is equal to 1 to infinity sm। okay, where sm is for all a is a1 a2 a3 up to am minus 1 sm minus 1 sorry sm plus 1 up to so on and such that ai in 0 1 and I going from 1 to m minus 1। okay, note that s1 is, note that what is s1, s1 is a is equal to s is equal to s1 s2 s3 up to so on and what is s2 is a is equal to a s2 s3
up to so on, and where A1 in the set in which 0 1 is equal to क्या होगा 0 S2 S3 up to so on, and 1 S2 S3 up to so on. Okay, and now what is S3? What is S3? And S3 is S3 in which A1 A2 A1 A2 S4 sorry S3 S4 up to so on, and such that A1 A2 in 0 1. Okay, in 0 1, एंड देन अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ से क्या बनेगा 0 0 S3 S4 एंड 0 1 S3 S4. इधर आपके पास आएगा ये 1 0 S3 S4. इधर आपके पास बनेगा 1 1 S3 S4, एंड दिस इज़ ऐसे ही हम S4 को भी लिख लेंगे. ठीक है, एंड नाउ note that the cardinality of SM. What is the cardinality of SM? Is 2 raised to the power m minus 1. Okay, where m is 1 2 3, and intersection of SM and SN is empty if m is not equal to n. Okay, now define a map. Now define a map F from S to R. Okay, now by F A1 A2 up to AM minus 1, and SM M plus 1 is equal to 2 raised to the power m minus 1, defined as plus 2 raised to the power m minus 2, A1 plus 2 raised to the power m minus 3, A2 plus 2 raised to the power 0, am minus 1. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं m को 1 लूँ तो इधर किस टाइप का होगा. देखिए इफ़ m इज इक्वल टू 1, देन क्या आएगा आपके पास S1 S2 इज इक्वल टू S, एंड ये क्या होगा 2 रेज टू द पावर 0 इज़ 1, एंड इफ़ m इज इक्वल टू 2, देन यहाँ पे क्या आएगा A1 S2 S3, एंड इधर क्या आएगा 0 S2 S3 एंड 1 S2 S3. ओके, और इस साइड यहाँ पे बनेगा आपके पास, इस केस में होगा 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 0 1 एंड 2, और यहाँ से आएगा आपके पास 3. ऐसे ही हम M3 के लिए M4 के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं. देन यहाँ से क्या आ गया आपके पास, नोट दैट F maps the elements of SM onto 2 raised to the power m minus 1 to 2 raised to the power m. Okay, and it can be shown that F is बाइजेक्टिव. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो हमने मैप डिफाइन की है तो यहाँ पे 1 1 और ऑन टू यहाँ पे एग्जिस्टेंस होगी. ठीक है, तो इट कैन बी शोन दैट एफ इज बाइजेक्टिव. ओके, एंड दस S is approximate to set of natural number, and therefore cardinality of S is equal to cardinality of n, and we know that cardinality of m is left node, and that is the cardinality of S is countable finite. This implies cardinality of S is countably इनफाइनाइट. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया
ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? देखिए काउंटेबली इनफाइनाइट मीन्स थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इनकरेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट इज लेट y इज इक्वल टू सेट 1 to 100 एंड h इज ए मैपिंग y to y भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। h आपके पास क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है? द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस g y to y सेटिस्फाइंग g ऑफ h ऑफ j इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ j फॉर ऑल j इन y। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं हम पहले। जो ये गिवन है g ऑफ h ऑफ j इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ j। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको? देखिए h आपके पास क्या है? h आपके पास जो फंक्शन है वो कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और g आपके पास है y टू y डिफाइंड एज g ऑफ h ऑफ j इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ j। ठीक है, फॉर ऑल j इन y। ओके, नाउ लेट h इज आइडेंटिटी फंक्शन। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि जो h है वो कैसा है? आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके, लेट h इज आइडेंटिटी फंक्शन। h is identity function. This implies h of j is equal to j for all j in y. Okay, now g y to y, therefore g of h of k is equal to h of g of k for all k in y. Okay, and now this implies g of h of k is equal to h of g of k for all k in y. Okay, अब हमें पता है कि जो h of j है ये क्या है? आपके पास आइडेंटिटी मैप है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? k, then this implies g of k and is equal to, यहाँ से क्या आ जाएगा? h ऑफ j इज इक्वल टू j, तो g ऑफ k ये आपके पास क्या बनेगा? h ऑफ g ऑफ k क्या आ गया? g ऑफ k। ठीक है, फॉर ऑल k इन y। ठीक है, एंड देन कार्डिनलिटी आपके पास जो g आपके पास ये मैप है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी अगर हमें यहाँ पे देखनी हो कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, देन यहाँ पे क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ y 100 है, रेज टू द पावर 100। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? थर्ड। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज s इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमें एक अल्टरनेट सीरीज गिवन है ना, तो हमें सम फाइंड आउट करना है। इधर देखिए, इसको हम समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं समेशन की फॉर्म में इसको लिखूँ तो ये आपके पास आएगा n इज इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, and multiply and divide by n, then n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 into n minus 1 factorial into n by n. Okay, and this is ये यहाँ पे क्या होगा? देखिए n प्लस 1 फैक्टोरियल आपके पास किसके इक्वल होता है? देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि n प्लस 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये इतनी टर्म देखिए, इतनी, ये क्या है? n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या होगा? n इज इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू n रेज टू द पावर
सॉरी डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 ऐड कीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं इसको। क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ से, यहाँ पे बन गया आपके पास इज इक्वल टू समेशन n 1 to infinity minus 1 raised to the power n+1 and n+1 divided by n+1 factorial minus 1 by n+1 factorial. Okay, and this is equal to summation n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to the power n+1 एंड यहाँ पे क्या होगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये n+1 से n+1 कैंसिल होगा, इधर बचेगा 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 फैक्टोरियल। ओके, एंड अगर हम इसको ओपन करें तो ये आपके पास बनेगी 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल एंड प्लस 1/3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा -1/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, और ये आपके पास जो दूसरी सीरीज आपके पास बनेगी ये होगी 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल अप टू सोन। ओके, ठीक है, एंड वी नो दैट expansion of e raised to the power minus x is 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus अप टू सोन। अगर मैं यहाँ पे x की जगह -1 रखूँ तो क्या आएगा, e raised to the power -1 देन e 1 + 1, और यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं x की जगह पे -1 रखूँ, है ना, अगर मैं x की जगह पे 1 रखूँ, x की जगह पे मैंने क्या रखा है 1, -1 नहीं, मैंने 1 रखा है ना, तो यहाँ पे आएगा 1 - 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल होगा, और यहाँ पे देखिए ये एक्सपेंशन आपकी सेम है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो e raised to the power -1, है ना, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, इधर आपके पास बन गया इज इक्वल टू 1 - 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल अप टू सोन, और यहाँ पे आ गया -e raised to the power -1। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके आगे देखिए, उसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस, इधर होगा -1/2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन एंड माइनस e raised to the power -1। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन आपकी होगी माइनस, इधर -1 ऐसे ही रखिए, ये एक्सपेंशन किसकी है, e raised to the power -1 की इतनी। ठीक है, और यहाँ से क्या है -e raised to the power -1, तो ये आपके पास बन गया 1 - e raised to the power -1, और यहाँ से ये, तो ये आपके पास आ गया 1 - 2 e raised to the power -1। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 1 - 2/e। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपके पास हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट इज लेट f बी ए नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k एंड लेट g(r) to r बी बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। f आपके पास क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k एंड g भी आपके पास फंक्शन है, कैसा है, बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन है, एंड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी ये देखना है आपको। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट x0 इन r सच दैट f ऑफ x0 इज इक्वल टू g ऑफ x0, यानी कि अपने पास एक x0 ऐसा पक्का एग्जिस्ट करेगा कि जिस केस में f और g आपके इक्वल हो उस पॉइंट पे। सेकंड क्या है, देयर इज़ नो x0, यानी कि इसके पास एक भी x0 ऐसा नहीं होगा कि जिस केस में ये इक्वल हो। थर्ड है देयर एग्जिस्ट x0 इन r सच दैट f ऑफ x0 इज इक्वल टू g ऑफ x0 इफ़ k इज़ इवन, अगर k इवन है तो उस केस में ये इक्वल होंगे। k आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ f जो आपके पास फंक्शन बनेगा, है ना। एंड फोर्थ इज देयर एग्जिस्ट x0 इन r सच दैट f ऑफ x0 इज इक्वल टू g ऑफ x0 इफ़ k इज़ ओड। कैसे करोगे इसको, f आपके पास जो फंक्शन है कैसा है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है,
नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, एफ आपके पास नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री के। तो मैं यहाँ पे एफ पोलिनोमियल डिफाइन कर लेती हूँ। देखिए एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे ले ली के डिग्री की, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर, और डिग्री कितनी है एटमोस्ट की, तो यहाँ से ए के माइनस वन एक्स के माइनस वन प्लस ए के एक्स के। ठीक है यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ कि क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट, क्या कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कि जिस केस में ये एफ और जी इक्वल हो। ठीक है, तो मैं इसके लिए अगर मैं कंसिडर कर लूँ, लेट एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एंड जी ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया -6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ एफ ऑफ एक्स का, तो क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपका होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन मीन्स कुछ ऐसा, है ना। यानी कि ये आपका ग्राफ हो गया एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन का, एंड जी ऑफ एक्स क्या है -6, तो -6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, जी ऑफ एक्स आपका हो गया -6। अब यहाँ पे देखिए एफ और जी क्या किसी भी पॉइंट के लिए इक्वल होंगे कभी भी? क्या ये दोनों कभी भी किसी भी पॉइंट पे कट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसी से आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर एग्जिस्ट एक्स नोट इन आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नोट इफ के इज इवन। यहाँ पे देखिए के आपके पास क्या है, 2 है, के आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 है, इवन है। ठीक है, तो इसने कहा कि जब के इवन होगा तो उस केस में हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ये तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे एफ और जी तो, क्योंकि देखो कहीं पे भी कट करते हुए दिख रहे हैं। ये देखो जैसे जैसे आप वैल्यूज ज़्यादा लोगे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाता रहेगा, है ना। अब सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या था कि देयर इज़ नो एक्स नोट इन आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नोट। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन को अगर मैं देखूँ, अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ से देखिए कि मैंने एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स ले लिया और जी ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया 3। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाइए यहाँ पे कैसा बनेगा। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन यहाँ से जाएगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो 3 आपका यहाँ पे होगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए इधर हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये इक्वल होंगे, जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। ये यहाँ पे 1 मिनट, इधर देखिए हमें यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये कट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसने तो क्या कहा, हमने मान लिया कि इधर ये पॉइंट एक्स नोट है, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नोट, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा कि हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए फोर्थ क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स नोट इन आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नोट इफ के इज ओड, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी पार्ट बी का है तो एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना है। 3 हमने यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल से इनकरेक्ट दिखा दिए, तो फोर्थ आपका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। आपके पास फंक्शन है, एक है आपके पास 1/x, सेकंड इज साइन ऑफ 1/x एंड थर्ड इज एक्स साइन ऑफ 1/x एंड फोर्थ इज साइन x/x। यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो हम ये देख लेते हैं पहले। तो एक आपके पास क्या होता है कि अगर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एंड लिमिट x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होते हैं, है ना। तो हम उसी से यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट को अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ फर्स्ट ऑप्शन को, तो देखिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 1/x, है ना। देन देयरफॉर लिमिट, अगर मैं इसकी बाउंड्री पे चेक करूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी बाउंड्री पे चेक करूँ तो बाउंड्री पे तो पक्का एग्जिस्ट होने चाहिए ना। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की ये भी कंडीशन है ना कि अगर उसकी बाउंड्री पे वो एग्जिस्ट करते हैं फाइनाइटली तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होते हैं, अगर नहीं एग्जिस्ट करते तो वहाँ से वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए अगर मैं इसकी बाउंड्री पे चेक करूँ, यानी कि x टेंड टू 0 1/x, ये क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, ये तो नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, नॉट एग्जिस्ट
फाइनाइटली, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, और अगर 1 पे चेक करूँ तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/x इज़ नॉट UC, यानी कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। तो फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है साइन ऑफ 1/x। अब सेकंड को चेक कीजिए, अगर मैं यहाँ पे भी लिमिट निकालूँ तो देखिए लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ 1/x, तो क्या बनेगा यहाँ से क्या बन गया, साइन ऑफ 1/0, यानी कि जैसे जैसे ये 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज नॉट UC। तो यहाँ से सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ये 0 1 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो देखिए f(x) क्या है थर्ड में, f(x) इज इक्वल टू x साइन ऑफ 1/x, ठीक है। देन लिमिट x टेंड टू 0 x साइन ऑफ 1/x, ये क्या आएगा, 0 आएगा। एंड लिमिट x टेंड टू 1 x साइन ऑफ 1/x, ये आपके पास क्या बनेगा, साइन 1, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, बोथ लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, f इज UC यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्या है, साइन x/x, तो क्या फोर्थ करेक्ट होगा, देखिए फोर्थ को चेक कीजिए। फोर्थ में अगर मैं चेक करूं तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ x/x, तो ये आपकी 0/0 फॉर्म बनेगी। बाय l'Hopital रूल क्या होगा, यहाँ से इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड टू 0 कोस ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई। एंड लिमिट x टेंड टू 1 साइन ऑफ x/x, तो ये आपके पास क्या बन गया, साइन ऑफ 1, तो ये भी आपके पास एग्जिस्ट कर गई, यानी कि फोर्थ भी क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम n क्रॉस n टू n आर इंजेक्टिव, यानी कि हमें 1 1 चेक करना है कि क्या n क्रॉस n टू n ये 1 1 बनाएगा, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे, क्या होती है कंडीशन इंजेक्टिव की, देखिए f इज इंजेक्टिव, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 1 इफ x is not equal to y, this implies image of x is not equal to image of y, okay। या फिर ये बोल सकते हैं कि if x is equal to y, this implies image of x is equal to image of y, ठीक है। अब चेक कीजिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फंक्शन f1 mn इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m इंटू 3 रेज टू द पावर n, तो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, फंक्शन क्या है आपके पास, f1 mn इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m इंटू 3 रेज टू द पावर n फॉर ऑल m and n in set of natural number, okay। now let f1 m1 n1 is equal to f1 m2 n2 for all m1 n1 m2 and n2 in set of natural number। now put the value of function, then this implies 2 raised to the power m1 3 raised to the power n1 is equal to 2 raised to the power m2 3 raised to the power
n2, and this implies if we compare the power, then m1 is equal to m2 and n1 is equal to n2. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस implies f1 is इंजेक्टिव. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब सेकंड चेक कीजिए, सेकंड चेक कीजिए क्या है आपके पास, F2Mn. F2Mn इज डिफाइंड एज Mn प्लस M प्लस N फॉर ऑल Mn इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, नाउ लेट F2 M1 N1 इज इक्वल टू F2 M2 N2, and this implies M1 N1 plus M1 plus N1 is equal to M2 N2 plus M2 N2. Okay, and if we take the value of M1 and M2, तो यहाँ से देखिए, if we take M1 is equal to 1, N1 is equal to 2, and M2 is equal to 2, and N2 is equal to 1, then this implies F212 क्या आएगा आपके पास, 1 into 2 into plus 1 plus 2 is equal to 5, and F212 आपके पास क्या आएगा, 5. ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये दोनों तो इक्वल आ गए, ये दोनों तो इक्वल आ गए, सॉरी, यहाँ से देखिए F2 M1 N1 इज इक्वल टू F2 M2 N2, बट M1 इज नॉट इक्वल टू M2 एंड N1 इज नॉट इक्वल टू N2. तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. थर्ड देखिए ऐसे ही, थर्ड में क्या है कि F3Mn क्या गिवन है हमें, m² प्लस n³. टेक M1 इज इक्वल टू 1 एंड N1 इज इक्वल टू 4 एंड M2 इज इक्वल टू 8 एंड N2 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर F3 M1 N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 65, एंड F3 M2 N2 ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, 65 है ना, बट M1 इज नॉट इक्वल टू M2 एंड N1 इज नॉट इक्वल टू N2. तो यहाँ से थर्ड भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इंजेक्टिव नहीं बनेगा, है ना. ऐसे ही आप फोर्थ को इनकरेक्ट कर देना, फोर्थ के लिए भी आप काउंटर एग्जाम्पल ले लेना, तो वो भी आपके पास इंजेक्टिव नहीं बनेगा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए ओनली फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेकंड इनकरेक्ट होगा, थर्ड भी इनकरेक्ट, फोर्थ भी इनकरेक्ट. ठीक है, ओनली F1 इज इंजेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट इज लेट F क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 0 1 बी ए फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स. यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, है ना. तो फर्स्ट क्या है, इफ़ F इज ऑन टू देन F इज कंटिन्यूस. ओके, एंड सेकंड इज इफ F इज कंटिन्यूस देन F इज नॉट ऑन टू, and third is if F is 1 to 1 then F is continuous, and fourth is if F is continuous then F is not 1 1. तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे. फर्स्ट में क्या कहा कि अगर F ऑन टू है तो F कंटिन्यूस होगा. कैसे करोगे, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की ही बात करूँ, यहाँ पे देखिए लेट F कैसा है, ऑन टू है, लेट F बी ऑन टू, है ना. और कहाँ से कहाँ तक है F आपका, क्लोज इंटरवल 0 1 टू ओपन इंटरवल 0 1. ठीक है, अगर ये ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये ऑन टू है इसका मतलब क्या है
कि अगर मैं कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट लूँ उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे इसकी परी इमेज मिलेगी, है ना। क्या मिलेगा, यहाँ पे इसकी परी इमेज मिलेगी, ठीक है। यही कहा है ना इसने कि अगर F(on)2 है तो वो कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट उठाऊँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ पे एक परी इमेज मिलेगी, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, क्या होगा, हमें ये बताना ना कि कौन सा फॉल्स है ना। तो देखिए, इसने कहा कि ये on2 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पर ही इमेज मिलेगी हमें यहाँ पे। लेकिन अगर ये कॉम्पैक्ट हुआ, सॉरी, अगर ये कंटिन्यूस हुआ तो कंटिन्यूस हमें क्या बोलती है कि इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, है ना। इफ, देखिए यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज होगा, ध्यान से देखना। इफ f इज कंटिन्यूस देन इमेज ऑफ compact set is compact. Compact means closed plus bounded. अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये on2 है, f is on2, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो रेंज होगी, यानी कि जो f ऑफ x जो यहाँ पे होगा वो इसका कोडोमेन सेट होगा अगर ये on2 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलूँ तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंटिन्यूस हुआ तो इसका मतलब है कि जो ये है इमेज ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to 1, यानी कि इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, है ना। बट 0 1 इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज f इज नॉट कंटिन्यूस, है ना। हमें यह बताना था ना यहाँ पे कि कौन सी फॉल्स है, तो यहाँ पे फर्स्ट ही फॉल्स है, यानी कि ये करेक्ट होगा। सेकंड क्या है, इफ़ f इज़ कंटिन्यूस देन f इज़ नॉट on2। अगर f कंटिन्यूस है तो वो f on2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए कैसे करोगे सेकंड को, सेकंड ऑप्शन को देखिए कि अगर f आपके पास कंटिन्यूस है तो f on2 नहीं होगा। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। देखिए कैसे, f आपके पास क्या है, f इज़ कंटिन्यूस, है ना, फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये है क्लोज इंटरवल 0 1, ये क्या है, कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है। दिस इम्प्लाइज, हमने जो अभी पीछे रिजल्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसकी जो इमेज होगी वो भी क्या आएगी, कॉम्पैक्ट आएगी, है ना। यानी कि इसकी जो इमेज होगी वो कोडोमेन के अंदर कंटेन करेगी, यानी कि 0 1 के अंदर कंटेन करेगी। इसका मतलब क्या है कि इसकी हमने मान लिया रेंज कुछ इस टाइप की है, क्योंकि वो कैसी होगी, कॉम्पैक्ट होगी, तो ये इसके अंदर कंटेन करेगी। इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज नॉट on2। अगर ये on2 होता तो वो इक्वल होती, दिस इम्प्लाइज नॉट on2, तो ये तो सही है आपका, यानी कि ये इनकरेक्ट होगी। हमें फॉल्स यहाँ पे बतानी है कि कौन सी फॉल्स है, ओके। अब थर्ड देखिए, इफ़ f इज़ 1 to 1 देन f इज़ कंटिन्यूस। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, देखिए थर्ड के लिए अगर मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करूँ कुछ इस टाइप से, x + 1/2 इफ़ x lying between 0 to 1/2 and x/3 + 1/3 if x lying between 1/2 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये है ये 1 1 तो है बट नॉट कंटिन्यूस ऑन 1/2, नॉट कंटिन्यूस एट 1/2, तो यहाँ से ये भी आपका करेक्ट होगा, यानी कि फॉल्स है इसलिए करेक्ट है।
फोर्थ क्या है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस देन एफ इज़ नॉट 1 1। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके लिए फंक्शन लूँ कि x/4 + 1/3, ये क्या है, कंटिन्यूस भी है एंड 1 1 भी है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो गई, इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसिडर दिस सेट S इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e⁻² 2 pi iota theta where theta is rational number. For each z in S, the set z⁻n factorial where n is positive integer is, यानी कि एक टाइप से हमें इस सेट की क्या बतानी है, कार्डिनलिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे कार्डिनलिटी यहाँ पे फाइंड आउट, इधर देखिए काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है, A set is countably infinite if it is equivalent to n. n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, एंड ए काउंटेबल सेट या तो वो फाइनाइट होगा या फिर वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए सेट इज countably infinite, a set is countably infinite if it is equivalent to n। n यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एंड ए काउंटेबल सेट या तो वो फाइनाइट हो सकता है, ए काउंटेबल सेट आइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट। ओके, और काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें इसकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ से मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलूँ अगर, देखिए नाउ लेट z इन S, देन z किस टाइप का होगा, अगर मैं S से लेके चली हूँ तो e⁻² 2 pi iota थीटा, एंड थीटा आपके पास क्या है, फॉर सम थीटा इन सेट ऑफ रैशनल नंबर लेट, तो थीटा किस टाइप का होगा, p/q की फॉर्म का होगा, वेयर p इन सेट ऑफ इंटीजर एंड q इन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एंड नाउ लेट t, मैं इस सेट को नाम दूं अगर जिसकी कार्डिनलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, z⁻n फैक्टोरियल सच दैट n इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, एंड z आपके पास क्या है, e⁻² pi iota theta एंड इंटू n फैक्टोरियल सच दैट n इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, एंड दिस इज e⁻² pi iota power n factorial and whole power theta such that n in set of natural number. Okay, and we know that e⁻² pi iota is 1 and 1⁻n factorial and 1⁻n factorial is 1, and say that 1⁻ theta, and theta is p/q. Okay, theta in सेट ऑफ रैशनल नंबर, यहाँ पे क्या आ गया, 1⁻p/q एंड p इन सेट ऑफ इंटीजर एंड q इन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एंड दस यहाँ से आपके पास क्या हो गया, p को अगर मैं 1 भी ले लूँ देन 1/q एंड से q इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देन t इज दिस इम्प्लाइज t, यहाँ से क्या बन गया, t इज द सेट ऑफ qth रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, देन दिस इम्प्लाइज t इज फाइनाइट काउंटेबल, है ना, दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ t इज q। ठीक है,
तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? काउंटेबली फाइनाइट, फाइनाइट है और काउंटेबल है ना। तो यहाँ से क्या आ गया? फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट इज कंसिडर द आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑन आई is equal to close interval 0 to 1. Let Pn be the partition that divides I into n equal parts. If U F Pn and L F Pn are upper and lower Riemann sum respectively. An आपके पास क्या है? U F Pn माइनस L F Pn। हमें An फाइंड आउट करना है, फिर उसकी लिमिट या फिर कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है, ठीक है। तो An फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ पे ये अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम देख लेते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। पहले हम इसी की डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम, ठीक है। तो क्या होती है डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगी डेफिनेशन? अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम। देखिए अगर मैं UFP की बात करूँ यानी कि अपर रीमान सम की अगर मैं बात करूँ, देन समेशन R इज इक्वल टू 1 to n एंड MR आपका क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ FX। एंड ये हम देख लेंगे अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब। एंड दिस इज डेल्टा R इज द डिफरेंस बिटवीन XR माइनस XR माइनस 1, ओके। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि समेशन R 1 to n MR डेल्टा R। एंड व्हाट इज लोअर रीमान सम? LFP। ये क्या होगा आपके पास? समेशन R 1 to n स्मॉल MR एंड डेल्टा R, ओके। अब देखिए कैसे करोगे आप सम को। देखिए FX आपके पास क्या है? FX इज इक्वल टू एक्स ऑन इंटरवल 0 to 1, okay, and Pn is the partition in which 0 1 by n, यहाँ पे जब पार्टीशन करेंगे then r minus 1 by n and r by n, यहाँ पे क्या होगा? n by n is equal to 1। यहाँ पे देखिए r by n के r minus 1 by n के बाद ही आता है ना r by n, तो यहीं पे होगा। अब यहाँ पे देखिए r by n, ओके, ठीक है। देन डेल्टा आर यहाँ से क्या होगा? दिस इम्प्लाइज डेल आर यानी कि एक्स आर माइनस 1। तो क्या होगा? ये क्या है? एक्स आर एंड ये क्या है? एक्स आर माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 बाई एन। एंड व्हाट इज एम आई इज द सुप्रीमम ऑफ ऑल एफ एक्स सच दैट एक्स लाइंग बिटवीन एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, ओके। तो यहाँ से क्या होगा? R बाई n। एंड व्हाट इज स्मॉल एम आई? स्मॉल एम आई इज द इन्फीमम ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस एफ एक्स सच दैट एक्स लाइंग बिटवीन एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बनेगा r माइनस 1 बाई n, ओके। एंड नाउ इफ यू पुट इन अपर रीमान सम देन UFP is equal to summation R 1 to n MR delta R। Then this is equal to summation R is equal to 1 to n R by n and 1 by n is equal to 1 by n स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि जो समेशन है वो R पे अप्लाई है। देन R इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे क्या होगा? R। देन 1 बाई n स्क्वायर यहाँ से होगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। और ये किसके इक्वल होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज़ n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? 1 बाई 2 1 प्लस 1 बाई n, ओके। एंड नाउ लोअर रीमान सम LFP क्या होगा? समेशन R 1 टू n, यहाँ पे क्या आएगा? MR डेल्टा R एंड दिस इज इक्वल टू समेशन R 1 टू n, यहाँ से आपके पास बनेगा R माइनस 1 बाई n इंटू 1 बाई n एंड दिस इज 1 बाई n स्क्वायर समेशन R इज इक्वल टू 1 टू n एंड R माइनस 1, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई
एन स्क्वेयर और यहाँ से क्या बनेगा 0 + 1 + 2 प्लस अप टू n - 1। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n - 1 नेचुरल नंबर्स विच इज़ इक्वल टू 1/n स्क्वेयर इज n की जगह पे n - 1 करना है आपको, देन n - 1 + 1/2 एंड हेयर 1/2 इज़ 1 - 1/n। ओके, एंड हमें किस टाइप से डिफाइन है ए एन आपके पास है UFP - LFP। तो ये क्या आएगा आपके पास 1/2 + 1/2n एंड -1/2 यहाँ पे + 1/2n। तो ये आपके पास क्या बच गया 2/2n यानी कि 1/n। ठीक है, an आपके पास आ गई 1/n। अब यहाँ पे देखिए कैसे करोगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू an, तो क्या होगा यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एन an आपके पास है 1/n, तो ये तो 1 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड आपके पास है समेशन an इज़ कन्वर्जेंट, समेशन कीजिए n 1 टू इन्फिनिटी an इज़ 1/n इज़ डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट। ठीक है, डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट, तो यहाँ से सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड देखिए क्या है an इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये सही है। 1/n क्या है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो थर्ड करेक्ट है। फोर्थ इज समेशन n 1 टू इन्फिनिटी an इंटू an + 1, तो ये देखिए यहाँ से क्या होगा समेशन n 1 टू इन्फिनिटी 1/n इंटू 1/n + 1, तो ये आपके पास क्या बनेगा देखिए, इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा सोल्व। ये आपके पास बनेगा Sn इज इक्वल टू समेशन n 1 टू इन्फिनिटी 1/n इंटू n + 1। ओके, एंड दिस इज समेशन n 1 टू इन्फिनिटी 1/n - 1/n + 1। ओके, अगर हम इसको ओपन करें देन 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस अप टू सोन 1/n - 1/n + 1। ओके, एंड दिस इज ये इससे कैंसिल होगा, तो अपनी लास्ट जो टर्म बचेगी क्या होगी 1 - 1/n + 1 एज n टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इज 1, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट इज लेट xn be a sequence of positive real numbers, which of the following statements are true? First is if the two subsequences x2n and x2n + 1 converges, then the sequence xn is converge। क्या ये सही है, क्या ये सही है? सोचिए थोड़ा, हाँ कोई ऐसा एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे कि x2n और 2n + 1 तो कन्वर्ज करती है बट xn यहाँ पे कन्वर्ज ना करती हो, क्या होगा एग्जाम्पल ऐसा? सोचिए क्या होगा ऐसा एग्जाम्पल, सोचो थोड़ा सा, सोचो। देखो अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कन्वर्ज करती है अगर सेम पॉइंट पे तो xn कन्वर्ज करती है। ठीक है, ये तो ठीक है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, लेकिन अगर ये सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी तभी हम बोलेंगे कि xn कन्वर्ज करेगी, लेकिन अगर ये डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस ले लूँ -1⁻n, तो ये किस टाइप की होगी, यहाँ पे आएगा 1 -1 1 -1 है ना, तो इसकी जो सबसीक्वेंसेस यहाँ पे बनेगी क्या बनेगी देखिए, सबसीक्वेंस यहाँ पे बनेगी 1 1 1, ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी 1 पे, एंड सेकंड ये बनेगी -1 -1 अप टू -1, ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी -1 पे। ये कन्वर्ज तो करती है बट डिफरेंट पॉइंट पे है ना, यहाँ पे लिमिट इनकी सेम नहीं है, तो यहाँ से फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो xn है ये तो कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है, सेकंड क्या है, इफ -1⁻n इंटू xn कन्वर्ज देन द सीक्वेंस xn इज कन्वर्ज। सेकंड के लिए क्या लोगे, यही सीक्वेंस ले सकते हो आप, यही ले सकते हो, टेक xn इज इक्वल टू -1⁻n। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे -1⁻n इंटू xn हमने यही ले ली, तो ये आपके पास क्या बन गई 1, ये तो कन्वर्ज करती है।
बट एक्स एन नॉट कन्वर्ज, ये है आपके पास अल्टरनेट, ये तो कन्वर्ज नहीं करती, तो यहाँ से सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, इफ लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन एग्जिस्ट देन एक्स एन रेज टू द पावर वन बाई एन इज बाउंडेड। इसने क्या कहा है कि ठीक है, ये तो रिजल्ट ही होता है ना आपके पास की, देखो रिजल्ट आपके पास ये क्या होता है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू द पावर वन बाई एन किसके इक्वल होती है, ये लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन। और इसने क्या कहा कि जो ये है ये आपके पास एग्जिस्ट करती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट का मतलब कि फाइनाइटली एग्जिस्ट करती, तो बाउंडेड तो होगी, तो ये तो रिजल्ट के थ्रू ही करेक्ट हो गई। एंड फोर्थ क्या है, इफ़ द सब्सिक्वेंस एक्स एन इज अनबाउंडेड देन एवरी सब्सिक्वेंस इज अनबाउंडेड। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस लूँ कि वन इफ़ एन इज़ ओड एंड एन इफ़ एन इज़ इवन, ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये क्या है, अनबाउंडेड है। लेकिन अगर मैं इसकी सब्सिक्वेंस यहाँ पे ये ले लूँ वन वन वन, ये तो बाउंडेड है आपके पास, तो ये भी आपके पास इनकरेक्ट हो गया। ओनली थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा और वो भी बाई रिजल्ट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट एक्स वाई बी रियल नंबर्स सच दैट जीरो लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है। एंड लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फर्स्ट इज एन वाई रेज टू द पावर एन माइनस वन एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स एन माइनस वाई एन। यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों कैसी है, सेम है, बस यहाँ पे ये सिंबल हमें देखना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड और फोर्थ है वो है, तो देखिए कैसे करोगे इसको। अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स लूँ, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स देन ये चारों के लिए है, देन ऑल दी इनइक्वालिटीज़ होल्ड, ठीक है। अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स ले लिया, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n and now if we take n is equal to 1 then तब भी ये सारी की सारी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n को ग्रेटर देन 1 लूँ तो उस केस में देखिए यहाँ पे क्या होगा, इफ़ नाउ लेट 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू x एंड n इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, नाउ एक्स एन माइनस वाई एन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू इंटू वाई प्लस अप टू एक्स वाई एन माइनस टू प्लस वाई रेज टू द पावर एन माइनस वन, एंड वी नो दैट विच इज ग्रेटर दैन वाई रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस टू इंटू वाई प्लस up to y into y raised to the power n minus 2 plus y raised to the power n minus 1, and this is equal to n times y raised to the power n minus 1। ये कहाँ से आया है, इधर से, ठीक है। एंड नाउ दिस इम्प्लाइज ये क्या आ गया, x रेज टू द पावर n माइनस वाई रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज ग्रेटर दैन n y n माइनस वन, एंड दिस इम्प्लाइज x रेज टू द पावर n माइनस x raised to the power n minus y raised to the power n is greater than n y n minus 1 into x minus y, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज n y n minus 1 into x minus y is less than x n minus y n for all x y in R, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो गया एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ से सेकंड और फोर्थ को देख सकते हैं, कैसे करोगे सेकंड और फोर्थ, देखिए ऐसे ही सेकंड और फोर्थ को कीजिए। सेकंड के लिए नाउ एक्स एन माइनस वाई एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई,
इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू वाई प्लस y raised to the power n minus 1 which is less than x n minus 1 plus x n minus 2 plus into x up to x n minus 1 which is equal to n times x raised to the power n minus 1। तो यहाँ से क्या आ गया x n minus y n is less than equal to n x raised to the power n minus 1 into x minus y। This implies x n x n minus 1 into x minus y is less than greater than equal to x n minus y n। तो यहाँ से क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।